अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा इस वक्त जो पंजाब की सूरत हाल है और यकीनन काफ़ी हलचल है इस वक्त पंजाब में हम देख रहे हैं। गो कि आज की तारीख थी और 23 दिसंबर की तारीख दी गई थी इमरान खान साहब की तरफ से पंजाब असम्बली और KP असम्बली को भी तहलील करने की। लेकिन अब चूँकि पंजाब के मामलात इस वक्त पूरी तरह से कह लीजिए कि मुस्लिम लीग काफ या PTI के हाथ में नहीं है, लिहाजा KP असम्बली को जो आज की तारीख दी गई थी उस फैसले को भी मौखर कर दिया गया। बाद में उसके हवाले से फ़ैसला किया जाएगा। इस वक्त तमाम तर जो फोकस है वो पंजाब पर है और पंजाब में भी जिस तरह से गवर्नर साहब ने डी नोटिफाई किया है और कैबिनेट को भी डिज़ोल्व कर दिया है, उसके बाद से ये मामला अब अदालत के पास है और फुल कोर्ट के पास है। ये समाअत जारी और हतमी फ़ैसला अब वहाँ से आएगा। लेकिन जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से, उसको वापस ले लिया गया है गवर्नर साहब के डी नोटिफाई करने के बाद से तमाम मामले को। लिहाजा ये मामला अदालत में है और अब अदालत इस सारे के सारे मामले को देखेगी। जो इस वक्त की सियासी हलचल है और सियासी मंजरनामा है उस पर तो मैं चाहूँगा हम बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आगाज़ में बात करना चाहूँगा दहशत गर्दी के मामले के हवाले से। आज हमने देखा इस्लामाबाद में एक खुदकुश हमला हुआ और हम इस्लामाबाद के इर्द गिर्द बहुत सारी जगहों पर मुख्तलिफ मामलात देख रहे थे, मुख्तलिफ दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ जिनमें हम तेज़ी होती हुई देख रहे हैं वो हमें नज़र आ रही थी। लेकिन कैपिटल ऑफ द कंट्री आज वहाँ पर इस्लामाबाद शहर में हमने एक खुदकुश धमाका देखा है। तो इस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इससे पहले जो कुछ बन्नू में हुआ या जो कुछ बलूचिस्तान में हो रहा है या KP के मामलात हम देखें तो ये तमाम तर चीज़ें चलती आ रही हैं। लेकिन अब ये मामला इस्लामाबाद तक पहुँच गया। इस्लामाबाद में बहुत सालों के बाद से हम दोबारा चेक पोस्ट देख रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पर। जो मेन चेक पोस्ट होती थी वो दोबारा से एक्टिव कर दी गई हैं और ये तमाम तर चीज़ें जो दहशत गर्दी से हमने बड़ी हद तक जान छुड़ा ली थी, जिसका ख़ात्मा हो गया था, एक मरतबा फिर हमें उसका सामना है। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में हम उस मामले पर बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं। फ़ारूक आदिल साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्जियाकार हैं। और ज़मीर हैदर साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और सीनियर एनालिस्ट हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। ब्रिगेडियर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए सर कैसे देखते हैं ये दहशत गर्दी की एक नई लहर? इज़ इट जस्ट बिकॉज कि जो कुछ अफ़गानिस्तान में हुआ और फिर वहाँ पर तालिबान की हुकूमत का आना, TTP के हवाले से मुख्तलिफ हमारे माहिदे भी हुए, उनकी खिलाफ वर्जी भी हुई, फिर वो जिम्मेदारियाँ भी कबूल कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान की सरजमीन को भी इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब का सब उसी का नतीजा है या इसके अलावा भी कुछ है? देखें, देयर आर मल्टीपल रीजंस हैं इसके। जाहिर है कि सबसे बड़ी तो ये बात है कि जिस तरीके से अमेरिकन अफगानिस्तान से गए हैं और वेपन एमुनिशन खुला असला खुला छोड़ के गए हैं ताकि हर टेरर ग्रुप के हाथ में लग जाए, एक तो वो रीज़न है। फिर अभी भी वो चाहते हैं कि अमेरिका भी चाहता है और इंडिया भी रॉ भी चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब अगर अमन होगा, पॉजिटिव गवर्नमेंट कायम होगी, तो उससे फिर उसके बाद ये दहशत तंजीमों को वो कंट्रोल कर सकेंगे। और अगर कंट्रोल कर लेंगे तो सेंट्रल एशिया से पाकिस्तान की कनेक्टिविटी हो जाएगी अफगानिस्तान के थ्रू, बलूचिस्तान एंड सीपैक हो जाएगा, चाइना आ जाएगा, हमारी इकोनॉमिक तरक्की हो जाएगी। एक तो ये है। सेकंड बात यह है कि हम हमेशा पाकिस्तान यही नेटो से और अमेरिका से बात करता रहा अफगान तालिबान की सपोर्ट में कि आप उनको माली वसाइल उनके दें जो आपने फ्रीज किए हुए हैं। जब फाइनेंशियल उनको सपोर्ट मिलेगी तो वो एक तो, सेकंड उनकी अपनी भी गलती है कि अभी तक उन्होंने एक पोलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनाई है जिसकी वजह से बैलेंस एथनिक रिप्रेजेंटेशन होगी तो ये मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन उसके साथ जब उनकी रेट ऑफ गवर्नमेंट कायम नहीं है, जो उन्होंने कमिटमेंट की थी कि हमारी सरजमीन के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, वो हो रही है क्योंकि उनका कंट्रोल नहीं है। जी सेकंड, जो बॉर्डर पे जो प्रॉब्लम हो रही है वही ट्रुप्स हैं जो पहले रॉ का भी इंटरेस्ट था, अमेरिकन का भी इंटरेस्ट था, वही ट्रुप दोबारा बैठे हैं। दे डोंट वांट कि पाकिस्तान अफगानिस्तान अमन से रहें। फिर ये फेंसिंग जो कॉरिडोर लाइन की, ये भी प्रॉब्लम है। फिर जो मुज़ाकरात TPP से किए गए उसमें इन्होंने बड़ी चालाकी से TPP ने टाइम गेन किया, दोबारा रीऑर्गेनाइज कर लिया, रीआर्म कर लिया अपने आप को, और अभी वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। सो अभी हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम एक तो अफगान गवर्नमेंट से क्लियर बात करें कि हमने आपके 3 मिलियन रिफ्यूजीज को यहाँ पर मेहमान नवाजी कर रहे हैं, आपने कमिटमेंट की कि आपकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये हमारे पास प्रॉपर प्रूफ है कि किस तरीके से TP के लोग बलूचिस्तान से और उसके बाद KPK से आते हैं और पाकिस्तान में प्रॉब्लम करते हैं। फिर आपके बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस वो हमारे पे फायर करते हैं, आर्टिलरी फायर करते हैं, हमारे सिविलियन शहीद होते हैं। तो इसके साथ अब 2-3 प्रॉन्ग स्ट्रेटजी, एक तो ये है। सेकंड, अमेरिका को नेटो को बताएं कि व्हाट यू हैव क्रिएटेड अ मेस, तो इसके लिए अफगान हुकूमत को पैसा दूंगा रुकावट दें ताकि वो उनकी रेट कायम हो।
नंबर 3, हमें फुल थ्रॉटल ऑपरेशन करना चाहिए, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ ये यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजीज को, जो उनका एक कमिश्नर है उसको और अफगान ताल्लुक होता है, अदरवाइज भी फोर्स्ड के हम आपके अफगान जो यहाँ पर रिफ्यूजीज उनको वापस करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी नर्सरी है जहाँ से ये निकलते हैं और आके पनाह लेते हैं और इधर से आके सहूलतकारी करते हैं, उसके बाद ये ऑपरेशन करते हैं। तो राइट। आई थिंक इस पे हमें बड़ा फॉर्म होना चाहिए, और इसे एक एक असेंबली सेशन जरूर करें, वहां पर आवाम के नुमाइंदे एक रेजोल्यूशन लेकर आए जिसका मैसेज पूरी दुनिया को जाना चाहिए। फारूक आदिल साहब, अभी ब्रिगेड साहब ने फेंसिंग की भी बात की और ये बड़ा ही एक कठिन काम था, मुश्किल तरीके से, बहुत दुश्वार गुजार इलाकों में भी ये बड़ी तवील सरहद पर ये फेंसिंग हुई है। इस फेंसिंग के बाद भी हम देख रहे हैं कि उनका पाकिस्तान की तरफ आना या कोई भी कार्रवाई करना या दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ करना, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। वो जब चाहें कर सकते हैं। तो फिर ये फेंस के हवाले से भी बहुत सारे लोग बात करते हैं कि इसने क्या रोल प्ले किया है, या क्या इस तरह है कि अगर ये फेंस ना होती तो इससे भी कई ज़्यादा कार्रवाइयाँ हो रही होती और इस फेंस की वजह से अब भी कम है। अब वो जो कहते हैं ना कि जिसने दर्द दिया है वही दवा भी दे, तो आपने सवाल भी किया, उसको जवाब भी दे दिया। देखिए, इतना तवील सेंस नहीं लग सकता जितनी तवील ये सरहद है, और जितनी ये टेक्निकल आपका क्वेश्चन है, बेहतर होता कि आप ये सवाल हारिस नवाज साहब ब्रिगेडियर साहब से करते, तो वो आपको ज्यादा बेहतर जवाब देते। मैं इसका दो पहलू और देखता हूँ जो सिचुएशन पैदा हो रही है हमारी साथ। एक तो आप ये देखिए कि ये किस्सा गुज़श्ता चंद महीनों का, 6-8 महीनों का नहीं है। ये गुज़श्ता 2.5-3 बरस से यहाँ सूरत हाल पैदा हो रही थी, और ये उस वक्त से पैदा हो रही थी जब अफगानिस्तान में तालिबान आए और अमेरिका चला गया। तो उसके बाद जो हमारे यहाँ पॉलिसी बनी, वो पॉलिसी यूँ समझिए कि एक सहूलतकारी का किरदार अदा किया उसने इन टेररिस्टों के लिए। ये जो तहरीक तालिबान है, जिसको वो भी कह दें आप, असल में ये दाइश के लोग यहाँ आए और उन्हें यहाँ आने दिया गया। वो असलहे के साथ आए, वो इस ऐलान के साथ आए कि वो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानते, और वो यहाँ आकर कबायदी इलाकों में अपना सो कॉल्ड इस्लामी निज़ाम नाफिज करेंगे। और फिर बाद में एक मरहला ऐसा भी आया इस तसादुम के बाद कि उन्होंने कहा कि अब तक हमारी जो क्लेम था वो सादे कबायदी इलाकों पर था, अब हम पूरे पाकिस्तान पे क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद से सूरत हाल ग्रेजुअली खराब होती चली गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि ऐसा क्यों हुआ, और इसमें गुज़श्ता हुकूमत के दौर में ये सहूलतकारी क्यों की गई। उसके पीछे एक हाइपोथेसिस ये है कि बेसिकली उस जमाने में एक प्रोजेक्ट शुरू हो गया था, और किसी न किसी तरह से गुज़श्ता हुकूमत उसमें ऑन बोर्ड थी, जिसने न पाकिस्तान की मैशियत को सुधारा और न पाकिस्तान में बढ़ते हुए इंतहा पसंदी और टेररिज्म को रोकने की कोशिश की, बल्कि उसमें इजाफे में मुआविन बनी। वो क्या था? अगर देखे पाकिस्तान की मैशियत ठीक नहीं होती और पाकिस्तान के अंदर उसी वक्त टेररिज्म शुरू हो जाता है और बेकाबू हो जाते हैं दहशतगर्द, तो उसके नतीजे में क्या होगा? अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता डिफॉल्ट की तरफ जाता है और दहशतगर्दी की तरफ जाता है, तो उसके नतीजे में सबसे ज्यादा खर्चा जो है वो हमारे स्ट्रेटेजिक असासों के लिए लाक हो जाता है। और ऐसा लगता है कि कोई ऐसा प्लान मौजूद था जिसमें गुज़श्ता लोग जो गुज़श्ता हुक्मरान थे वो ऑन बोर्ड थे, और वो इस चीज को ठीक करने में दिलचस्पी नहीं रखते थे। तो इस वक्त जो सिचुएशन है, वो ऐसा लगता है कि इस वक्त भी वो उस मंसूबे पे काम हो रहा है, और आज की अपोजिशन उसमें मुआविन है, क्योंकि पाकिस्तान में इस्तेहकाम लाने में वो कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं कर रही, बल्कि मामलात को हर गुजरते दिन के साथ वो बिगाड़ने की कोशिश कर रही है। तो इसका एक पहलू ये है। दूसरा पहलू भी इसका है, दूसरा पहलू ये है कि जो अफगान हुकूमत है, उसके बारे में जो अफगानिस्तान के हालात को जानते हैं और जिनके लिंक्स हैं वहाँ, उनका कहना ये है कि चूंकि पाकिस्तान ने अफगान हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, और चूंकि पाकिस्तान ने नहीं तस्लीम किया, इसलिए दुनिया में भी उसको तस्लीम करने का रुझान पैदा नहीं हुआ। उसके नतीजे में ये वही बात है जो हारिस नवाज साहब करें, लेकिन उसका दूसरा पहलू मैं याद कर रहा हूँ। उसका नतीजे में ये हुआ कि अब उसकी न दुनिया के साथ कोई कारोबार हो रहा है, न दुनिया उसके साथ मुआहदे कर रही है, न उसको कोई मदद दे रही है। इस वजह से सूरत हाल वहाँ उनके काबू से निकलती जा रही है,
और उनके उनकी जिद बरकरार नहीं है अबूरी अफगान हुकूमत की। तो इस सूरत हाल से निकलने का एक रास्ता उनको सुझाई ये देता है कि पाकिस्तान पर दबाव डाला जाए, पाकिस्तान भी हमारी हुकूमत को तस्लीम करे, और इसकी वजह से जहां जहां तस्लीम की जा सकती है वहां वहां अफगान हुकूमत तस्लीम की जाए ताकि उन्हें कोई ओपनिंग मिले। अब बताने की जरूरत यह है अफगान हुकूमत को और अफगानिस्तान के दलों को कि ये कोई रास्ता नहीं है। आप हमें तंग करेंगे तो इसके नतीजे में आपके मसाइल हल होने वाले नहीं है, बल्कि मजीद पेचीदा हो जाएंगे और सूरत हाल बिगड़ जाएगी। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, मैं इसकी तारीफ करता हूँ ब्रिगेडियर साहब की तजवीज़ की। एक रुथलेस ऑपरेशन भी किया जाए जी। और उसके साथ साथ अफगानिस्तान को और उन ममालिक को इंगेज भी किया जाए जिनकी खराब पॉलिसियों की वजह से ये सूरत हाल बिगाड़ के शिकार हो गई है। लेकिन इसके साथ साथ अपने दाखिली सियासी इस्तेहकाम पर तवज्जो दी जाए और जो एलिमेंट इस सिलसिले में गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं उन्हें इंगेज किया जाए, और वो इंगेज होने पर तैयार नहीं है तो फिर तो दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाए। ज़मीर हैदर साहब, दूसरा रास्ता इख्तियार किया जाए, क्या दूसरा रास्ता पॉसिबल है आपकी नज़र में? अब मेरे ख्याल से जब बात इस्लामाबाद तक और उसके अमनो अमान तक, ये यहाँ पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट, कैमराज, तमाम तर चीज़ें इन प्लेस हैं। अगर हम कहें कि किसी दूर अफ्तादा इलाके में तो गुंजाइश होती है, लेकिन अब इस्लामाबाद तक भी ये लहर पहुँच गई है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ सीरियस मैटर एंड इट्स अ सीरियस थ्रेट नाउ। क्या करना चाहिए इस वक्त इसको डील करने के लिए? अरसलान, मुझे 2009 का वक्त याद आ रहा है जब कह रहे थे कि जी ये पहाड़ों के ऊपर सामने इधर दहशतगर्द बैठे हुए हैं और किसी भी वक्त नीचे आ सकते हैं। वॉर ऑन टेरर में हमने बहुत ज़्यादा जानी माली बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाया। फ्रंट लाइन पे वॉर ऑन टेरर में रहे, दुनिया ने हमारी कोशिशों को रिकग्नाइज किया, लेकिन हमने उसके बाद देखा कि अफगानिस्तान में जो पाकिस्तान का किरदार रहा उस पर अभी भी सवालात उठाए जाते हैं। हमने देखा कि जब रजीम चेंज हुई अफगानिस्तान में तो फिर हमने एक विक्ट्री टी कप भी देखा, कि एक विक्ट्री टी का सिप भी लेते हुए देखा और उन्होंने कहा जी नथिंग इज कोई मसला नहीं है, एवरीथिंग इज परफेक्टली ऑल राइट। लेकिन हमने वो स्टेटस जो है अफगानिस्तान का उसको हाफ कुक छोड़ दिया, हमने उसको पूरी तरह तस्लीम नहीं किया, जिसकी वजह से दुनिया भी अभी आज सवालात हमसे उठाती है कि आप लोगों की ही एफर्ट्स थी, और कोई माने या ना माने लेकिन ये सबको मालूम है कि पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार था रजीम चेंज होने में, अफगान तालिबान को पावर में लाने के लिए, और उसके बाद आपने उनको तस्लीम नहीं किया। चलें, उसके बाद अफगान तालिबान ने यह कहा कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि हमसाया ममालिक बल्कि दुनिया में भी कहीं पे भी हमारी सरजमीन जो है वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। वो भी सब ने मान लिया कि जी 100 बिस्मिल्लाह। फिर हमने जिस तरह वहां से अफगानी निकले जो अफगान तालिबान के साथ नहीं रहना चाहते थे उनको हमने फैसिलिटेट किया। बहुत सारे ममालिक ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया कि पाकिस्तान ने उनको यहाँ से बाहर निकाला। फिर हमने देखा कि जो फेंसिंग हुई कर दी और वहां से जो है आना शुरू कर दिया दहशतगर्दों ने। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो ज्यादातर बेसिक इट वाज एन इकोनॉमिक रीजन जिसकी वजह से फेंस तोड़ी गई, क्योंकि बॉर्डर एरियाज में बहुत सारे लोगों का गुजर बसर और जो भी है मामला वो स्मगलिंग के ऊपर बेस करते हैं कि वहां से चीजें इधर लेके आना और उधर से चीजें उधर लेके जाना, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ी इकोनॉमी ना सिर्फ अफगानिस्तान में बल्कि पाकिस्तान में भी चलती है, जिसको आप पैरेलल ब्लैक इकोनॉमी कहते हैं। अब ये चीजें सारी होगी। उसके बाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमने देखा कि हमने बहुत सारी अचीवमेंट की और हमने बहुत हद तक इस पर काबू पा लिया। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि जो कोर एरिया थे जहां पे जो दहशतगर्द खासतौर पे टीपीपी के मौजूद थे वो वहां से हमने तो खाली कराया, लेकिन पता ये बाद में चला कि सेफ हेवंस बनी है मुख्तलिफ बड़े अर्बन सेंटर के इर्द गिर्द पेरिफेरी। और फिर हमने ये भी देखा, अगर आपको याद हो, कि इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के इलाकों में ऑपरेशन होते रहे और फिर एक बाकायदा एक एक्सरसाइज चली कि जनाब जो भी किराएदार रखेगा वो अपने आपको रजिस्टर करवाएगा और बताएगा कि कौन किराएदार है, कहाँ से आए, क्या इनका आगा पीछा क्या है, वो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद हमें मालूम था कि सेफ हेवंस बने, मेजर अर्बन सेंटर्स के इर्द गिर्द बने, और फिर उन्होंने अब दोबारा कंसोलिडेट होकर अब दोबारा अपनी कार्रवाइयां शुरू कर दी। अब इसमें
अभी जो हाल ही में हमने देखा कि बैरिस्टर सैफ जो कि केपी हुकूमत में एडवाइजर हैं या जो भी हैं, वो उनको नामजद किया गया कि वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करें, जब खास तौर पे जब उन्होंने सीज फायर वाला मामला जो ख़त्म किया तो वो उसमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं आई। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इनको आर्म्स वाइज सपोर्ट और इनको जो इनकी रीग्रुपिंग है उसमें बहुत बड़ा किरदार है अफगानिस्तान से आने वालों का, और उस पर पाकिस्तान हमेशा से सवालात उठाता आया है, लेकिन कोई कॉन्क्रीट किस्म का मैसेज नहीं दिया। और अफगान तालिबान वो बहुत स्टबन किस्म की हुकूमत है वहाँ पे, वो आपने अभी देख लिया जो तालिबात के साथ उन्होंने जो फैसला दिया कि हायर एजुकेशन में तालिबात जो हैं वो फीमेल एजुकेशन को जिस तरह वो चेक करने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी दुनिया बोल रही है, लेकिन अभी तक वहाँ से उनकी तरफ से कोई उस किस्म का रिएक्शन नहीं आया। पहली दफ़ा हमने सुना कि जलालाबाद और काबुल में जो बच्चियां हैं वो भी एहतजाज कर रही हैं, प्लेकार्ड्स लेके निकली हुई हैं और एहतजाज कर रही हैं इस फैसले पे, लेकिन उसका भी अभी तक कोई हमें कोई रिजल्ट सामने नज़र नहीं आ रहा। तो एक तो ये चीज़ें हैं बहुत मुश्किल हैं हमारे लिए, और ये जो अब नई लहर आई है दहशतगर्दी की, इसमें आप अभी बलूचिस्तान से होके आए हैं, आपको मालूम है कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्लेम कर रहा है कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं बलूचिस्तान के जिनको आप टेररिस्ट डिक्लेयर कर चुके हैं, वो अब जो हैं वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ हाथ मिला रहे हैं, उनमें शमूलियत हो रही है और वो ज़्यादा मजबूत हो रहे हैं। तो अब ये इतलात आ रही थी पिछले कुछ चंद महीनों से, कहा जा रहा था कि जी अब दोबारा, फिर हमने देखा बन्नू में जो जिस तरह हुआ। राइट जमीर साहब, आपका पॉइंट आ गया। मैं सिर्फ जब आप ये सारी बातें कर रहे थे और मुझे पुरानी चीज़ें याद आ रही थी, तो एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था जिसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारी पोलराइजेशन जो थी हमने उसको ख़त्म किया था और एक पेज पर हम सारे साथ बैठ के हमने नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया था, लेकिन उसकी कॉस्ट एक बहुत बड़ा सानिया की शक्ल में हमने पे की थी। वो आज भी ज़ख्म ताज़ा है। अब इस वक्त भी मसला यह है कि जो पॉलिटिकल डिवाइड है वो इंतहा को पहुंची हुई है, हर कोई पावर पॉलिटिक्स के चक्कर में है, अपने अपने इक़्तिदार को बचाने के चक्कर में है। मेरे ख्याल से अगर ये जो छोटे मोटे वाक़यात हैं जो हो चुके हैं, अगर इन्हीं को ही हम अलार्मिंग समझ के आज कम से कम इस मामले पर एक इत्तेफाक राय पैदा करें, एक नेशनल डायलॉग हो जाए, इस पर बात हो जाए, तो वो बेहतर होगा, ना कि हम फिर किसी बड़े साने का इंतज़ार करें कि फिर कोई हम एक स्ट्रैटेजी बनाएं टू डील विद द टेररिज्म। मैं इस वक्त ब्रेक की जाने पड़ूंगा। ब्रेक से वापस आकर हम पॉलिटिकल जो इशू है, जो इस वक्त पॉलिटिकल सिनेरियो है, उस पर बात करते हैं। साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक। कुछ बात इस वक्त हम करेंगे जो मुल्क का सियासी मंजरनामा है, इसमें एक तरफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो कि चाहती है कि जल्द इलेक्शंस हों, और जब से उनकी हुकूमत गई है उनका तमाम तर जोर इसी बात पर है। मुख्तलिफ़ चीज़ें, मुख्तलिफ़ कोशिशें उन्होंने की, कभी 2 मरतबा इस्लामाबाद का रुख किया, कभी लॉन्ग मार्च आया, फिर असम्बलियाँ तोड़ने की बात हुई, और अब उसमें भी हम देख रहे हैं कि मसाइल हैं। गो कि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं रह गया, लेकिन पूरा का पूरा मुतालबा जो है वो नए इंतखाबात के लिए। अब क्या इंतखाबात का मुतालबा करना गलत है? ये जमहूरी हक़ है, कोई भी ये कर सकता है। वक्त से पहले इंतखाबात का मुतालबा भी किया जा सकता है, बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो कतई नहीं चाहती कि जल्द इंतखाबात हों, वक्त से पहले इंतखाबात हों। शायद हालात भी इस बात की इजाज़त नहीं देते, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान साहब की ये ज़िद है कि उनको जल्द इंतखाबात चाहिए। उसकी वजह से हम देखते हैं कि मुख्तलिफ बहरान हमें नज़र आते हैं। अब पंजाब में एक बहरानी कैफियत हो गई। ये सवाल कि आया गवर्नर साहब ये कर सकते थे कि वो डीनोटिफाई करें, कैबिनेट को डिज़ोल्व कर दें, या नहीं कर सकते थे? इस पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ चूँकि सदर पाकिस्तान, अब तो तमाम ओहदे ही जो कि रियासत के ओहदे होते हैं शख्सियात से बालातर होते हैं, लेकिन ये अब शख्सियात के गिर्द और पॉलिटिकल पार्टीज़ के गिर्द ही घूम रहे हैं। तो मैं बड़ा वाज़ेह तौर पर यह कह दूंगा कि जो सदर पाकिस्तान है वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हैं, ना कि अनफॉर्चुनेटली वो पूरे पाकिस्तान के सदर हैं। वो उनको ख़त लिख देती है PTI कि गवर्नर पंजाब को हटा दें आप। इधर गवर्नर पंजाब के हवाले से नून लीग साथ डट के खड़ी है। तो ये एक सारी की सारी सूरत हाल है।
अभी हमने जो सारी बात की, जो मामलात हैं, चीज़ें हैं, वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन हम अपनी सियासत में ज़्यादा मसरूफ़ हैं। हमसे मुराद तमाम ही लोग, पॉलिटिकल पार्टी। ब्रिगेड साहब, आप कैसे देखते हैं, आपकी क्या राय होगी इस वक्त ये जो कुछ भी हो रहा है? जब तारीख लिखी जाएगी तो किसको सही और किसको गलत लिखा जाएगा आपकी नज़र में? इसके साथ जो हम बात कर रहे हैं, व्हेन आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन मुल्क में ख़राब हो, कौम यूनाइटेड ना हो, ऑपोजिशन गवर्नमेंट में तनाव हो, दिस इज द राइट टाइम फॉर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू कम अप एंड कॉज मोर डैमेज टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान। एक तो ये फैक्टर है। अब मैं देखें, बात ये है कि पॉलिटिकल सिचुएशन को कंट्रोल कौन करता है, अवाम का कौन ख्याल करता है, अवाम की नुमाइंदा कौन है, वो है हुकूमत पाकिस्तान। आप मुझे एक बताइए कि हुकूमत पाकिस्तान ने कोई एक स्टेप भी ऐसा लिया कि इस पॉलिटिकल टेम्परेचर को डाउन करें? एक जो नेशनल डायलॉग की बात करें, मैं भी हमेशा बात करता हूँ, उसके लिए नेशनल डायलॉग की कॉल करें। आप छोड़ दें इलेक्शन की बात, आप कहें कि हम ओपन बात करते हैं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज बैठें, जिसमें हम इलेक्शन की बात करेंगे, हम इकॉनमी की बात करेंगे, हम सियासी हालात की बात करेंगे, मुल्क को मुश्किल से निकालने की बात करेंगे। चार लोग उनके आए, चार आप बैठे, जब बैठते हैं 100 चीज़ों के मसाइल निकल आते हैं। आप कहते रहे कि जी वो पीटीआई को कि जी आप पंजाब में गवर्नमेंट तोड़ दें, हम इलेक्शन करा देंगे, तो वो कहाँ गया? नंबर 2, गवर्नर को किसने पावर दी है कि वो एक असम्बली के अवाम को मुंतखब नुमाइंदे को वो घर भेज सके? ही हैज़ नो पावर। अगर उसको भेजना है तो कौन जिम्मेदार है? पंजाब असम्बली। पंजाब असम्बली के नुमाइंदे अपोजिशन के और हुकूमत के, वो उसको घर भेज सकते हैं। वो नंबर बात की है। फिर उसके बाद एक तरीका है, आप 24 घंटे में अगर ये कहें ब्रिगेड साहब, ये तो देखे सारे ही कि गैर आईनी आप इकदाम कर रहे हैं ना। पहले सीएम साहब ने क्या काम किया? उनको कहा गया इत्मीनान का वोट लें, उन्होंने मेरे नहीं ख्याल से अपने देखिए ही कोई अरसलान, बंद कमरों में गिनती करवाई मैं और फिर कहा समझता नहीं हूँ। ले रहा। देखें अरसलान, बात यह है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेने के लिए एक रूल है कि आप टाइम देते हैं। आप 24 घंटे में कैसे इलेक्शन करवा सकते हैं? मैं ऑनेस्टली आई एम नॉट इन पार्टी, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। जी। कुछ लोग मुल्क से बाहर गए होंगे, किसी की बच्चों की, बेटों की या बहनों की फैमिली में शादी होगी, किसी की कोई कमिटमेंट होगी। सो आप एक हफ्ता देते हैं कि जी आप एक हफ्ते में आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। आप ये कहें कल वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लो, कहाँ से आएंगे लोग? असेंबली सेशन चल रहा है जरूर, लेकिन पूरा कोरम कभी भी नहीं होता ना। तो यू हैव टू से कि आपने उससे सर्कुलेट करना है, लोगों को बताना है, फिर उनको टाइम दें, फलान डेट को एवरीबडी हैज टू प्रेजेंट। आपने टाइम नहीं दिया, आप उसको फिर उसको फारिग कर देते हैं। लाइक ये इमरान खान ने क्या गलती की देखें ना, अगर वो चाहता था कि इमरान की असेंबली डिजॉल्व हो, तो आपने 17 तारीख को क्यों डिजॉल्व नहीं किया? 17 तारीख को आप साथ ही लेटर तैयार होता, जाके स्पीकर और जमा करा देते जी कि ये असेंबली डिजॉल्व कर दें। आपने खुद एक हफ्ता दिया ताकि जो कुछ होना है, लड़ाई झगड़ा होना है और क्या कंफ्यूजन हो जाए। सो एवरीबडी शुड बी ब्लेम्ड इन दिस। पाकिस्तान की किसी को फिक्र नहीं है, पाकिस्तान की आवाम की किसी को फिक्र नहीं है। ये सिर्फ रस्साकशी है पावर की, पॉलिटिक्स की, और उसके बाद अपने ज़ाती केसेस, ये चीज़ें ख़त्म कराने की। ये बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान एक मजाक बना हुआ है। हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन आपके सामने है। सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा। कैसे आएगा? क्या हम मुल्क को सब पाकिस्तान के तमाशाई बन के देखें कि क्या कौन सी फिल्म लगी हुई है, तमाशा चल रहा है? आई थिंक ये चीज़ें हमें सोचने की हैं। और असम्बली, आई एम शॉक्ड टू सी कि असम्बली, ये सॉरी आपका हाई कोर्ट, जो एक पंचायत का रोल कर रहा है या एक जरगा का रोल कर रहा है कि जी उनसे ले लें इजाज़त, आप हमें एफर्ट दे दें। भाई यू आर टू सी गिव डिसीजन आइन कानून के मुताबिक। गवर्नर गलत है या स्पीकर गलत है, एंड यू गिव डिसीजन ऑन। मैं आप सुलह सफाई करने के लिए बैठे तो जरगा और पंचायत होती है। मैं इस बात पे हैरान हूँ कि व्हाट इज हैपनिंग। हम क्या इतने डिरेल हो गए हैं हमारी हर चीज के, जी हम कुछ चीज का कर ही नहीं सकते। तो मेरे ख्याल में इस सारी चीजें मैं सोचने की है। अब आपकी क्या राय होगी? मैं ओवरऑल जो कुछ भी, अब ये तो एक बड़ी अदालत ने क्या फैसला देना है, गवर्नर क्या कर सकते थे, सीएम साहब ने क्या नहीं किया, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे, लेकिन एक बड़ा और अहम सवाल ये है कि ये सब जो कुछ हो रहा है इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी ज़मीर साहब। अरसलान, इस जितना होश में देख, जब से होश संभाला है तब से कभी एक चीज़ नहीं देखी थी
कि पाकिस्तान में प्याज से सस्ता सेब होगा, और वो हमने अब देख लिया। तो एक ज़रई मुल्क और जिसमें माशाल्लाह हर किस्म के फल भी मौजूद हैं, सब्जियां भी मौजूद हैं, कनक भी, और बेसिक स्टेपल फूड है आपका गंदम, चावल, सब कुछ मौजूद है, और उसके बावजूद हम आज कहाँ खड़े हैं, तो ये इन सब सियासतदानों का कसूर है। और इसमें अगर आप कहें कि जी जो मिलिट्री रजीम्स रहीं वो भी क्या सियासतदानों की वजह से ही रहीं और उनकी गलतियों की वजह से हुई। अब मामला जो आज हम जो देख रहे हैं उसका किसी को एहसास शायद है नहीं। वो यही समझते हैं कि जी सियासी इस्तेहकाम आएगा और वो सिर्फ और सिर्फ इंतखाबात से आएगा। भाई सियासी इस्तेहकाम तब भी आ सकता है कि पीटीआई अगर नेशनल असेंबली में आके बैठ जाए, मुल्क जो है उसमें दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है, महंगाई जो है वो अब तो किसी भी तरह किसी भी के काबू में नहीं रही। अब तो अच्छे खासे जो कि लोग सफ़ेद पोश मिडिल क्लास, अच्छी वेल इस्टेब्लिश्ड मिडिल क्लास है, उनके हाथ से भी अब मामला जो है निकलते जा रहे हैं और हर घर के अंदर परेशानी जो है वो घर कर रही है। और इस सूरत हाल में आपने इलेक्शंस मांगने हैं, आपका राइट है। 3.5 साल पौने 4 साल पीडीएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन मांगती रही है। आप भी चले जाएं पार्लियामेंट में जाके और इलेक्शन मांगें, वहां पे बैठकर कम से कम इन इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डिबेट भी तो होगी, साथ साथ मामलात को आगे भी तो लेके चल सकेंगे। आपके साथ कोई बैठेगा, कुछ लेगा, कुछ देगा, उसके बाद आप अल्टीमेटली आप चले जाएंगे इलेक्शन में। जाना है, चाहे अब इसी हटदर्मी की वजह से पीडीएम के लोग ये कहना शुरू हो गए कि जी अब तो फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी, और वो 1 साल के बाद, तो इसका मतलब है कि अगस्त के बाद 1 साल की फाइनेंशियल इमरजेंसी और फिर इंतखाबात। तो मामला ये है कि इमरान खान साहब को, अगर ये हम आप सब देख रहे हैं तो इमरान खान साहब को भी तो मालूम है, चौधरी परवेज इलाही साहब को भी मालूम है। चौधरी परवेज इलाही साहब ने तो और भी बहुत सारी रीजंस दी थी कि हमें ये केपी और पंजाब की असेंबली क्यों तहलील नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक पॉलिटिकल केओस क्रिएट करना था, वो हम आज देख रहे हैं, विटनेस कर रहे हैं। जिस दिन से ये मामला आया गवर्नर का खत के जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले चौधरी परवेज इलाही साहब, उस दिन से हम सारे डिबेट ये कर रहे हैं कि ये मामला अल्टीमेटली अदालत में जाएगा, जब अदालत में जाएगा तो लिंगर होगा और महीने 2 महीने फिर निकल जाएंगे। और इस दौरान इमरान खान साहब जिनके पूरे हाथ में है, काबू में है केपी असेंबली, उसको तहलील नहीं करेंगे। तो ये एक डबल स्टैंडर्ड्स भी नजर आते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो हम नहीं देख रहे वो ये है कि आज आप देख लें, आपकी इकोनॉमिक आउटलुक जो है वो स्टैंडर्ड एंड पुअर ने बी पॉजिटिव से CCC+ कर दी है, जो कि आपकी मतलब आपकी क्रेडिट रेटिंग्स जो है वो खराब होती जा रही हैं दुनिया के नज़र में। आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो अब तकरीबन कोई 6.7 बिलियन डॉलर्स पे या अराउंड 7 बिलियन डॉलर्स हैं, जो कि 1 महीने की इंपोर्ट्स के लिए भी शायद काफ़ी नहीं है। लेकिन 1 महीने का इंपोर्ट्स का इसलिए कह रहे हैं कि चलो 1 महीना तो सरवाइव करेंगे हम, इसके साथ साथ बाकी सारी चीज़ें। और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर केपी हुकूमत कहती रही है कि हमें फंड्स नहीं मिले, हमें हमारे हिस्से के पैसे नहीं मिले, हमें दहशतगर्दी का सामना था, पिछले 6-7 महीने से वाक़यात होना शुरू हो गए थे, इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही थी, लेकिन हमें कोई पैसे नहीं मिल रहे थे जो हम इस तरफ लगा सकते, क्योंकि यकीनन आपको मालूम है कि पाकिस्तान में इतना आसान नहीं है। जब आपने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़नी है तो आपको आपके पास उस वक्त आपकी जेब में पैसा होना भी ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारा मूवमेंट्स हैं, असला है और भी बहुत कुछ है। तो आपको अगर ये सारी सूरत हाल, केपी की नुमाइंदगी कौन करेगा? सेनेट में मुश्तरका इजलास में पीटीआई के लोग आकर नहीं बैठते, बात नहीं करते हैं। अगर नेशनल असेंबली में आ जाएंगे तो वो केपी की भी बात करेंगे, वो पंजाब की बात करेंगे, वो बलूचिस्तान की बात करेंगे, वो तमाम सूबों की बात ये ज़मीर साहब बिल्कुल सिंध अपनी में जगह भी पे अभी बजाय, बट 10-15% अनफॉर्चुनेटली ये सब कुछ हो नहीं रहा है और हम एक बंद गली में ही इस वक्त मौजूद हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे, ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक।
फारूक आदिल साहब, आप पूरे की पूरे सियासी मंजरनामे को, इस सिचुएशन को, कौन सही है कौन गलत है, कौन सही कर रहा है नहीं कर रहा है, कहाँ खड़े कहाँ हैं हम इस वक्त, और एक नया कह लीजिए कि जो पस्ती का पैमाना है वो हम सेट कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। आप दुरुस्त कह रहे हैं, और मुझे बदकिस्मती से जब आपने सवाल किया तो डिस्कनेक्ट हो गया। मुझे ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने चंद सवालात उठाए थे, मुझे उन पर बात करनी है। मेरा ख्याल ये है कि अगर हम उन सवालात के जवाब तलाश कर लेंगे। जी फारूक आदिल साहब, पहलू भी कवर हो जाएंगे जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, मैं सुन पा रहा हूँ जी, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा, मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि हारिस नवाज साहब ने एक सवाल ये उठाया कि हुकूमत जो है वो जिम्मेदार होती है किसी अपोजिशन को भी इंगेज करने की और मामलात को हल करने की। उन्होंने सवाल उठाया कि हुकूमत ने क्या इस सिलसिले में कदम उठाया है, क्या इंगेज करने की कोशिश की है। दूसरा सवाल उनका ये था, क्या कोशिश की है। फिर इसी तरह उन्होंने ये कहा कि ये गवर्नर को किसने हक दिया कि वो वजीर आला से कहे कि वो एतमाद का वोट ले, और गवर्नर को ये किसने इख्तियार दिया कि वो वजीर आला को भी नोटिफाई करे। मैं इन 3 सवालों के जवाब देना चाहता हूँ, और एक ही जवाब है कि पाकिस्तान का आइन जो पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ है, कोई माने या ना माने, पाकिस्तान का सुप्रीम लॉ पाकिस्तान का आइन है। गवर्नर को ये इख्तियार कि वो वजीर आला से कहे कि आप एतमाद का वोट लें, और अगर वो एतमाद का वोट लेने में नाकाम हो जाए या वो एक लॉफुल, एक कॉन्स्टिट्यूशनल हुक्म को डिसओबे करे, तो इसके नतीजे में ये कॉन्स्टिट्यूशन हक देता है गवर्नर को कि वो कदम उठाए। और कॉन्स्टिट्यूशन के अगर तनाजुर में देखा जाए तो ये दुरुस्त कदम उठाया गया है। पहली दलील। अच्छा फारूक साहब कथा कलामी की माजरत, आपने शायद इनकी एक और बात ऐड ऑन कर लें, आपने नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि 24 घंटे में कैसे मुमकिन है कि एतमाद का वोट ले लिया जाए। वो भी कर लेते हैं, वो भी करते हैं जी। दूसरी बात ये कही कि आज लाहौर हाईकोर्ट में एक सिटिंग जज ने जो ये केस सुन रहे हैं, उन्होंने ये कमेंट दिया है, उन्होंने ये ऑब्जर्वेशन दी है कि गवर्नर को ये इख्तियार हासिल है, और उन्होंने ये दुरुस्त किया। तीसरा जो एतराज ये कर रहे हैं हारिस नवाज साहब, मुझे तो ये लगता है कि ये एतराज करने के बाद फवाद चौधरी की पीटीआई को कोई जरूरत नहीं रही। तो पीटीआई को चाहिए कि हारिस नवाज साहब की खिदमत हासिल करें, कि उससे बेहतर मुकदमा पेश करते हैं फवाद चौधरी। तो इस मौके मेरी गुजारिश ये है कि उसने ये काम किया, गवर्नर ने उसने ये कदम उठाया, जवाबन वो ये काम करे या वो ये कहे कि ये नहीं हो सकता। उन्होंने इससे खामोशी इख्तियार की, चैलेंज किया, ये डिसओबे है। उसके बाद ये बात करें और किसी कानूनी फोरम पे ये जाके बात करें, ये मुमकिन है या ये मुमकिन नहीं है। बात ये नहीं है कि हम सारा वजन सियासतदानों पर डाल दें और उसके बाद आप ये कहें कि देखें सियासतदान तो नाकाम हो गए, ये आइन भी नाकाम हो गया, अब हम ये निपटाएंगे ये मामला। फिर अभी ये एक और बात कही गई। जी जी, मैं बात कर सकता हूँ? जी जी, आप करें, आप ही कर रहे हैं फारूक आदिल साहब। नहीं, ब्रिगेडियर साहब बोल रहे हैं। मैं उनकी तरफ आऊंगा, आपकी बात मुकम्मल होने के बाद उनकी तरफ जाऊंगा। आप अपनी बात जारी रखें, आप अपनी बात मुकम्मल करें, मैं फिर ब्रिगेडियर साहब की तरफ जाऊंगा। तो ठीक है ना, बुनियादी बात ये है, हमें इस तरह से सियासतदानों पे मामला नहीं डालना चाहिए। फिर आपने ये कहा, ब्रिगेडियर साहब ये फरमा रहे हैं कि क्या हुकूमत ने उनको इंगेज किया? बिल्कुल किया। हुकूमत ने मुज़ाकरात की बात की जिसे इमरान खान ने रिजेक्ट। खान किसी सियासतदान से और किसी हुकूमत से बात करने पर तैयार नहीं है। इमरान खान क्या चाहते हैं? इमरान खान इदारों को आवाज दे रहे हैं, वो फौज को आवाज देते हैं, वो इस वक्त भी पाकिस्तान को रिवर्स करना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि वो किसी मार्शल लॉ की तरफ मुल्क को ले जाना चाहते हैं। और मार्शल लॉ कैसा? जैसा हुस्नी मुबारक ने लगा रखा था, जैसा अनवर सादात ने लगा रखा था, जैसे कजाफी ने लगा रखा था, जैसे आसिफुल असद ने लगा रखा था। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरह की सिचुएशन में आप हुकूमत को किस तरह से ब्लेम कर सकते हैं? हुकूमत की दर्जनों गलतियां हैं, हम उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन इस केस में हुकूमत की कोई गलती नहीं। दरअसल इस मुल्क को अनार्की से दो चार करनी चाहती है मौजूदा अपोजिशन, और उसने सिचुएशन को बिगाड़ रखा है। इसी के नतीजे में पाकिस्तान में
दहशतगर्दी को रास्ता मिल रहा है, और इस रास्ते को उसने अपनी हुकूमत के जमाने में ही खोल दिया था। अब आप ही फारूक साहब पहले जवाब देते हैं और फिर मैं ब्रिगेड साहब और ज़मीर साहब से इस पर राय ले लेता हूँ। आपने जो पूरी मंजरकशी की, अब वे फॉरवर्ड क्या है? एक जमात है अपोजिशन की, पॉपुलर जमात है, अवाम की बड़ी तादाद उनके साथ है और वो मुज़ाकरात की बेस पर आने के लिए तैयार नहीं है। ये तो रियलिटी आपने भी बयान कर दी। अब हल क्या है सर इसका? कोई हल है जो निकल सकता है? फारूक आदिल साहब, आप ही जवाब दे दें पहले इसका। नहीं, आप I can reply, I have no issue. जी जी, चलें ब्रिगेड जवाब साहब। देना चाह रहे हैं। देखें अरसलान बात यह है कि मैं बिल्कुल उनको ही हैज हिज ओन ओपिनियन और मैं आई हैव लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम। बात यह कि देखें, हुकूमत ने जेन्युइन कोशिश नहीं की। हुकूमत ने यह कहा कि हम आए मिसा के मईशत पे बात करते हैं, हम जमहूरियत पे बात करते हैं, बट हुकूमत को चाहिए था। इमरान खान ने 50 चीज़ें छोड़ दी। ही वॉज टॉकिंग अबाउट साइफर, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट। उसके बाद उनके और 2-3 मुज़ाकरात थे, उन्होंने वो भी अर्ली इलेक्शन की बात तकरीबन ख़त्म कर दी। आप कहीं ना कहीं स्पेस तो देना। मैं ये देखें, हम बात कर रहे हैं, वी आर नॉट इन एनी पार्टी। मैं बात कर रहा हूँ बिल्कुल एज ए पाकिस्तानी। लेकिन फारूक आदिल साहब ने ऐसे नहीं लिया कि आप कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, बल्कि उन्होंने तो पीटीआई को रास्ता दिखाया है कि मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, बट ही शुड बी वेरी क्लियर कि मेरा किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। बिल्कुल मैं ये बात कर रहा हूँ कि गवर्नर को जब कह रहे हैं कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लोड एग्रीड, साहब आपका किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं होगा, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अनलॉफुल मुतालबात की तर्जमानी है। देखिए अनलॉफुल तो उस वक्त हो ना, आप बताएं कि कोई भी एक, आप दी शौर हैं, ये जमीर बैठे हुए हैं, कम से कम आप एक हफ्ता 5-6 दिन तो दें ना काम करने के लिए। कल स्पीकर ने क्या कहा? ये बात आपको कहने की नहीं है, ये बात वो और किसके हमें हमारे ना। अच्छा चले, आप ब्रिगेड साहब को सुनते तो है ना, जरा क्या क्या नहीं है। ये तो आप गलत बात कर रहे हैं ना। मेरा अपना राइट है, आपका अपना राइट है। आप अगर पीटीआई हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं जनरल पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ। अगर एक हफ्ता दिया होता जी, आप आज से 5 दिन के बाद वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा ये चीफ मिनिस्टर, फिर वो ना करे ना तो ही रिस्पॉन्सिबल। आप 24 घंटे में कैसे कर सकते हैं? मुझे खुद बताइए। कोई दुनिया कहाँ की कहाँ निकली होती है? आपको टाइम तो देते हैं आने के लिए। ये तो चाह रहे हैं कि वो फेल हो जाए और आप हुकूमत तोड़ के दूसरे को ला के वो अपने प्राइम मिनिस्टर अपने बेटे को बिठा दे। ये नहीं होना चाहिए। आप फेयर टाइम दें एज ए गवर्नर। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट है, आप कहें जी आपको मैं 4 दिन दे रहा हूँ। सर चले, इससे ये बहस बहुत होगी। ब्रिगेड साहब, मैं वे फॉरवर्ड क्या है मैं ये जानना चाह रहा हूँ ओवरऑल इस पूरे कियोस्क से निकलने का। मैं आऊंगा फारूक आदिल साहब, आपकी तरफ भी आऊंगा। बात जी जी, मैं आता हूँ। मुझे ब्रिगेड साहब को सुन लेने दें, फारूक आदिल साहब फिर आता हूँ। मुझे 1 मिनट सिर्फ उनसे जवाब लेके फिर आप ही की तरफ आ रहा हूँ। देखिए, वे फॉरवर्ड अब यही है कि आप 3-4 दिन के बाद उनको कहें जी ये दिन है, आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। दैट्स ऑल। मैं सर इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा हूं। मैं मुल्क को इस कियोस्क से आगे निकालना किस तरह, इसका कोई हल है? देखिए, उसके लिए ये है कि नेशनल डायलॉग करें, बैठें, और हुकूमत को चाहिए कि ऑपोजिशन को, पीटीआई को बताएं कि मुल्क की इकॉनमी हालत क्या है। उनको जरूर पता होगा, बट एटलीस्ट यू हैव अ मॉरल ग्राउंड कि हमने देखें एक कोशिश की, हमने पीटीआई को सारा बताया एंड स्टिल दे एडमेंट। और वो दे माइट से अच्छा ठीक है जी, अभी हम 6 महीने चुप कर कहते हैं, आप मई में इलेक्शन करा दें। आपने अगस्त में कराने हैं, चलो 2 दिन पहले करा लो, ताकि जो हुकूमत मैंडेट ले वो बजट बनाए और आगे हुकूमत चल पड़े। कोई ना कोई तरीका तो निकाले ना। आप हुकूमत कह रही हमने तो ये मैं जरा ठीक है सर, फारूक आदिल साहब की जानिब जाता हूँ। जी फारूक। देखिए, मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जो 5 दिन 1 हफ्ता मांग रहे हैं ना ब्रिगेडियर साहब, ये उसको मांगना मैं नहीं मांग रहा। स्पीकर ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया अपने गवर्नर की हिदायत को। उसको ये कहना चाहिए था कि सर ये पॉसिबल नहीं है, आप 2 दिन दें, 4 दिन दें। मैं ये इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो लोग जिसका केस है उनसे ज्यादा एक्टिव है ब्रिगेडियर साहब। ये मेरे ख्याल में ये फारूक साहब गलत बात करें, फिर मैं कोई बात करूंगा आपको गुस्सा चढ़ जाएगा। ऐसे नहीं करें। मैं बात करूंगा सर अपनी आप की बात करें, आप अपनी बात मुझे बात करने दें। अच्छा, लेकिन फारूक आदिल साहब आप अपनी बात करें ना सर। स्पीकर कहता इट इज नॉट पॉसिबल। उसने ये बात नहीं कही। इसका मतलब ये है कि ये बात ये बेस है ही नहीं।
नंबर एक। नंबर दो ये कि आप बिसाती जमहूरियत करें, इलेक्शन पहले कर दें, इलेक्शन बाद में कर दें, लेकिन बात क्या दीवारों से की जाए, किससे की जाए बात? कोई अगर बात करने को तैयार नहीं है तो क्या उसे जेल में डाल के बात की जाए? कैसे की जाए? वे आउट इसका यही है कि जो इसका मतलब लड़ाई करें, तमाशा देखें पाकिस्तान का। चले सर, पॉइंट आ गया, पाकिस्तान को डूबता हुआ। दिस इज व्हाट वी ऑल वांट। पॉइंट वेल टेकन। जमीर साहब की राय अब लेते हैं। साहब ये तो आप कह रहे हैं, ये आपका मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ मुल्क पे कोई मसला हल हो मैं नहीं कह जाए। रहा। आप कह रहे हैं कि ये तो आप कह रहे हैं। तरीके अच्छा, फारूक आदिल साहब, मुल्क के लिए चाहिए। चले, दोनों का पॉइंट आ गया, दोनों की राय है। जमीर हैदर साहब से राय ले लेते हैं। जमीर साहब, वे फॉरवर्ड क्या है? क्या इस बंद गली से निकलने का कोई रास्ता है, या सिर्फ पीटीआई की बात मानी जाए, मुतालबा माना जाए तभी, और फिर इलेक्शन हो और फिर रिजल्ट भी उनकी मर्जी का आना चाहिए, तभी ये बहरानी कैफियत मुल्क से खत्म हो सकती है, अदरवाइज शायद कोई हल ना हो इसका। अरसलान, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं टाइम को और उसमें जाते हैं जहां पे मुतअद्दिद फेडरल मिनिस्टर्स ये इमरान खान से डिमांड कर रहे थे कि आपके पास 2 सूबों की हुकूमत है, आप इनको पहले तहलील करें और आके हमसे इंतखाबात ले लें। ठीक है, ये बात आप चलें, वहां पे मौजूद है और ये मुतअद्दिद वुज़रा की तरफ से ये डिमांड आई है, आप उसको भी वहीं छोड़ दें। उसके बाद इमरान खान साहब पे ये इल्ज़ाम लगता रहा कि ये तहलील नहीं करेंगे। उसके बाद उन्होंने आके तारीख दे दी। अब जिस तारीख को तहलील करनी थी उससे पहले केपी में गए तो उनका शायद इतना इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पंजाब में पीडीएम में और पीडीएम में भी सबसे ज्यादा पीएमएलएन का इंटरेस्ट था। उन्होंने देखा कि ये तो मामला गड़बड़ हो जाएंगे और अगर हम आम इंतखाबात की तरफ नहीं भी जाते और अगर ये पंजाब और केपी में सिर्फ इंतखाबात हो जाते हैं तो हम उसी पोजीशन पे हैं कि जहां पे जो हमने देखा ज़िमनी इंतखाबात के नतायज आते रहे, जिसमें एमपीएस के भी, पंजाब असेंबली के भी और उसके बाद एमएनएस की सीट्स के भी नताज आए। गो कुछ थोड़ा सा नुकसान भी हुआ पीटीआई को, लेकिन इन द लार्जर पिक्चर पीडीएम को यह नजर आ रहा है कि वो स्टैंड नहीं कर सकेंगे इमरान खान साहब के सामने इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। एक चीज। अब दूसरी चीज यह है कि गवर्नर जब खत लिखते हैं स्पीकर को कि आप सेशन जो है वो आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें चौधरी परवेज इलाही साहब, क्योंकि उनके पास बहुत सारे शवाहिद हैं या रीजंस हैं जिससे वो सेटिस्फाइड हैं कि चौधरी परवेज इलाही साहब अब मेजॉरिटी कमांड नहीं करते असेंबली में अपनी जमात की, या जो जिन्होंने भी उनको वजीर आला बनाया हुआ। अब उसके लिए रिक्वायरमेंट यह है कि ऑनगोइंग सेशन में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता गवर्नर साहब के कहने पे। उसमें लफ्ज लिखा हुआ है कि आर्टिकल 137 में कि जनाब द स्पीकर हैज टू समन पंजाब असेंबली, गवर्नर के एक फ्रेश सेशन समन किया जाएगा जिसमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेगा चौधरी परवेज इलाही साहब या जो भी चीफ मिनिस्टर होगा। अब उसकी बेस पे स्पीकर सप्तान खान साहब ने उसका जवाब दे दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी नहीं, ये तो बिल्कुल हमारा लीगल राइट था। फिर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी मूव कर दी, जिसपे सप्तान खान ने कहा इसको सम अप करें जमीर साहब जरा, ताकि मुझे आई हैव टू वाइंड अप। जी ओके, वे फॉरवर्ड इज अगेन आई वुड से कि अदालतों में ही मामला जाते हैं। पिछले कितने अरसे से हम देख रहे हैं अदालतों के फैसलों के ऊपर फिर आके एक मामला, फिर वही चीजें दोबारा शुरू हो जाती हैं। बात वही है कि ये सारे मामला आप पार्लियामेंट में लेके जाएं, पीटीआई भी जाए पार्लियामेंट में बैठे। मैं पार्लियामेंट इज द राइट फोरम जी, जिसको इग्नोर किया जा रहा है और तभी ये मामला इस तरह होते जा रहे हैं। तीनों रिस्पेक्टेबल गेस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतने। अरसलान खालिद को इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।